जय हिंद फ्रेंड। घटना चक्र की इस सीरीज़ में आज हम कवर करने वाले हैं 3rd चैप्टर, जिसका नाम है वैदिक एज। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम ब्रोंज एज यानी कि चालकोलिथिक एज विटनेस करते हैं। ब्रोंज एज कहें या चालकोलिथिक एज कहें, दोनों एक ही बात होती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा एज कहा जाता है? ब्रोंज एज। ठीक है। उसके बाद आगे जैसे बढ़ेंगे उसके बाद वैदिक एज आता है। वैदिक एज कहें या आर्यन सिविलाइजेशन कहें। अब ये जो शब्द है वैदिक, ये संस्कृत शब्द होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक। और इस वैदिक एज से ही हमको आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो वेद को लिखने वाले हैं ये आर्य ही हैं। ठीक है। अब ये आर्य का मतलब क्या होता है, कहाँ से ये आए हैं एक्चुअली? तो पहली बात तो आर्यों की नेटिविटी में, मतलब ये कहाँ से, किस जगह से बिलोंग करते हैं, उसमें काफ़ी डाउट है। और आर्य शब्द का मतलब होता है ग्रेट या कुलीन। जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, उच्च कुल के लोग होते हैं, उनको आर्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो वेदों के राइटर्स हैं वे भी आर्यंस ही हैं। और डिफरेंट स्कॉलर्स के मुताबिक आर्यों के होमलैंड अलग अलग हैं। जैसे कि LD काला ने कहा है कि आर्य कश्मीर या हिमालयन रीजन से बिलोंग करते थे। ब्रह्मर्षि नहीं, P गंगानाथ झा ने कहा है कि ये ब्रह्मर्षि देश से बिलोंग करते थे। और ये ब्रह्मर्षि देश क्या है? तो गंगा यमुना का जो 2 आब वाला एरिया है, इसी को ब्रह्मर्षि देश कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। डॉक्टर अवनीश चंद्र दास का कहना है कि 7 इंडस स्टेट से थे ये। ठीक है। इंडस नदी जो 7 नदियों को लेकर के बहती है ना, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, एक और नदी थी सरस्वती, है ना। तो वही 7 रिवर का पूरा एक स्टेट बन जा रहा है। ठीक है। तो वही 7 इंडस स्टेट कह रहे हैं। उसके बाद DS त्रिवेदी का कहना है कि देविका स्टेट से थे। गॉड चिली नेहरिंग का कहना है कि साउथ रशिया से थे। मैक्स मूलर का कहना है कि ये सेंट्रल एशिया से थे। अच्छा, मैक्स मूलर का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है, सबसे ज़्यादा मानी इन्हीं का है, सेंट्रल एशिया वाला। ठीक है, याद रखेंगे, सेंट्रल एशिया से थे। तो आपको कोई याद रहे ना रहे, लेकिन मैक्स मूलर वाला ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली मान्य है। उसके बाद आर्य नॉर्थ पोल से बिलोंग करते थे, ये बाल गंगाधर तिलक का कहना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि वो तिब्बत से बिलोंग करते थे। ठीक है। गाइल्स का कहना है कि हंगरी से बिलोंग करते थे। हार्ट एंड पेनका का कहना है कि वे जर्मनी से बिलोंग करते थे। ठीक है। अब वैदिक एज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। 1 मिनट। वैदिक एज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका प्री वैदिक एज। ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो वैदिक एज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्री वैदिक एज, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC, है ना। और लेटर वैदिक एज का पीरियड है 1000 से 600 BC। 1000 BC की यहाँ पे खूबी क्वालिटी क्या रही है कि यहाँ से आयरन का आविष्कार हो गया था। ठीक है। तो हमें हल की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है। फिर एक्सटेंसिव लेवल पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करी जाती थी। कब से? लेटर वैदिक एज से। लेटर वैदिक एज से ही महाजनपद आप विटनेस करने लगेंगे। ठीक है। वही सीधी सी बात है। स्टोन एज में देखा आपने
कि कुछ नहीं था, पत्थरों का यूज़ किया जाता था, बड़े बड़े जानवरों को जो है मार के जो है खाया जाता था। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ते हैं तो स्टोन एज के बाद चालकोलिथिक एज या फिर ब्रोंज एज जिसको कह सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता थी, काफ़ी डेवलप्ड सोसाइटी थी। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो वैदिक एज आता है। वैदिक एज को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्री वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। प्री वैदिक एज, अच्छा, ये एक रूरल सोसाइटी मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे गायों का बहुत इम्पोर्टेंस है, मेन इकोनॉमी गाय से ही चलती है। किस एज में? प्री वैदिक एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका टाइम याद कर लें, 1500 से 1000 BC, 1000 BC से 600 BC लेटर वैदिक एज का है, और 1000 BCE में आयरन की प्राप्ति हो गई थी। अब वैदिक एज की जानकारी हमें मेनली वेदों से प्राप्त होती है, ठीक है, वेदों से प्राप्त होती है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 4 टाइप्स ऑफ वेदास, ठीक है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर वेद के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, हर वेद के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला संहिता, दूसरा ब्रह्मणास, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। तो वेदा के जो ये संहिता और ब्रह्मणास वाले पार्ट होते हैं, ये कर्मकांड सेगमेंट ऑफ वेदा होता है। कर्मकांड कहने का क्या मतलब हुआ? भाई यज्ञ कैसे किया जाना है, बलि कैसे दी जानी है, ठीक है, भगवान को भोग कैसे लगाना है, इस टाइप के जो भी पोर्शन होता था उसको कर्मकांड कहते हैं। तो ये कर्मकांड वाला सेगमेंट वेद का कौन सा है? संहिता और ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद अरण्यक और उपनिषद, ठीक है। तो अरण्यक और उपनिषद ज्ञान कांड वाला है, ठीक है, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में ज्ञान कांड में मेंशन किया गया है वेदों के, ठीक है। मेनली फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी पे फोकस्ड है, ठीक है। आप ऐसे सोचिए, अरण्यक का क्या मतलब होता है? जंगल। जंगल में जाके आदमी क्या करता है? ध्यान करता है ना। तो ये अरण्यक कांड हो गया, और उपनिषद हो गए, ये मेनली ज्ञान कांड होते हैं। वेदों के ज्ञान कांड के हिस्से माने जाते हैं, ठीक है। अब ये ऋग्वैदिक एज की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद ओल्डेस्ट नोन बुक मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन स्कॉलर्स ऋग्वेद के राइटर कौन हैं, ठीक है, इसमें डिस्प्यूट है ऋग्वेद के राइटर में, ठीक है। उसके बाद आयरन को ऋग्वेद में मेंशन नहीं किया गया है। ऋग्वेद हमने खुद ही देखा कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक 1500 से 1000 BC ऋग्वेद प्री ऋग्वेदिक एज जिसको कहते हैं, और लेटर ऋग्वेदिक एज 1000 से 600 BC, है ना। तो आयरन का खोज 1000 BCE में होता है, 1000 BCE में, ठीक है। तो आयरन ऋग्वेद में मेंशन नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे इस फैक्ट को। लेकिन लेटर वैदिक लिटरेचर में फाउंड है, क्योंकि 1000 BC से जो 600 BC तक का पीरियड है सेकेंड वैदिक एज वाला, सेकेंड वैदिक एज नहीं, लेटर वैदिक एज, इसमें आयरन की खोज हो गई थी। तो उसके बाद वाले लिटरेचर में आयरन का जिक्र है, ठीक है। उसके बाद अफ़गानिस्तान की 4 रिवर्स हैं, क्रूमा, कुभा, गोमती और सुबातु,
इन रिवर्स को मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। उसके बाद ये सिंधु नदी के 7 रिवर्स का भी जो है मेंशन है। सिंधु की 7 नदी मैंने बताया, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती, ठीक है। अब इन नदियों के नाम कुछ और ही हुआ करते थे पहले, ठीक है। सरस्वती विपाशा हो गई, ठीक है, विपाशा को व्यास नदी कहते हैं। परुष्णी हो गई, परुष्णी को रावी नदी आज की डेट में कहते हैं। वितस्ता हो गई, वितस्ता आज की डेट में हम झेलम को कहते हैं। सिंधु को सिंधु ही कह रहे हैं। शतुर्दी नदी को सतलज को कहते हैं। उसके बाद अकशनी चेनाब रिवर को कहते हैं। ऋग्वेद में यमुना रिवर को 3 बार मेंशन किया गया है, 3 टाइम्स, ठीक है। और गंगा, जैसे कि गंगा की आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंस है ना, पर गंगा रिवर को 1 बार ही ऋग्वेद में मेंशन किया है, जबकि यमुना रिवर को 3 बार किया गया है, ठीक है। 3 टाइम्स मेंशन है ऋग्वेद में। कश्मीर की रिवर है मारुद्विधा, ये भी ऋग्वेद में मेंशन है, ठीक है। तो काबुल की रिवर्स हो गई क्रोमा, कुभा, गोमती, सुबस्तु। उसके बाद सिंधु की 7 नदी हो गई, ठीक है, झेलम, व्यास, रावी, सतलज, ठीक है, ये सब हो गई। उसके बाद यमुना और गंगा रिवर के बारे में मेंशन है। कश्मीर में स्थित मारुद्विधा नदी के बारे में भी मेंशन है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जिस नदी का जिक्र है वो है सिंधु नदी, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पायस यानी कि पवित्र रिवर मानी जाती थी वो थी आपकी सरस्वती, ठीक है। सरस्वती को सबसे ज़्यादा पायस रिवर माना जाता था। इसको 3 नाम दिए जाते थे, माते तमा, देवी तमा और नदी तमा, ठीक है। अब माते तमा का मतलब होता है बेस्ट ऑफ ऑल मदर, ठीक है। सारी मदर्स में सबसे बेस्ट है, उसको माते तमा कहते हैं। सरस्वती को कहा गया है, ठीक है, रिवर सरस्वती को। और देवी तमा का क्या मतलब होता है? बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेस, ठीक है, देवियों में सबसे ज़्यादा महान, ठीक है, देवी तमा। नदी तमा का क्या मतलब होता है? बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, सभी नदियों में सबसे ज़्यादा बेस्ट, सबसे ज़्यादा महान, सबसे ज़्यादा अच्छी, ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जिस नदी का जिक्र किया गया है वह इंडस रिवर है, और सरस्वती रिवर सबसे ज़्यादा पायस मानी जाती थी, ठीक है। अब इंडस नदी की जो रिवर्स हैं ये कहाँ पे जा कर के गिरती हैं? अरेबियन सी में। अरेबियन सी को उस समय पेरावत कहा गया है, ठीक है, ऋग्वेद में पेरावत कहा गया है। और इंडस नदी को हिरण्यानी रिवर भी कहा गया है। अब ये जो आर्य ब्रह्मर्षि देश कहते थे, ये कौन सी जगह को कहते थे? तो ब्रह्मर्षि देश, ठीक है। ब्रह्मर्षि देश कौन सा एरिया होता था? गंगा और यमुना, ठीक है, गंगा यमुना दो आब वाले इलाके को ब्रह्मर्षि देश कहते थे। उसके बाद आर्य मध्य देश किसे कहते थे? मध्य देश, ठीक है। तो ये एरिया था हिमालय एंड विंध्याचल, इनके बीच के एरिया को मध्य देश कहा गया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्य लेटर ऑन एक्सपैंड करते हैं अपने आप को कंप्लीट पूरे नॉर्थ इंडिया में, और इस एरिया को आर्यावर्त के नाम से जाना गया है। जो आर्य कंप्लीट एरिया में लेटर ऑन स्टेज पे एक्सपैंड करते हैं उनके एरिया को आर्यावर्त कहा गया है।
अब रिवर्स देख लेते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में जो रिवर्स मेंशन है, आज की डेट में उन नदियों का नाम बदल करके कुछ और हो गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में या वनडे एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, मॉडर्न नेम दे दिया जाता है रिवर्स का, और उनके एंशियंट नाम पूछ लिए जाएंगे, या एंशियंट नेम दे दिया जाएगा और आपका मॉडर्न नाम पूछ लिया जाएगा। जैसे अकसिनी, अकसिनी, ठीक है, आज की डेट में चेनाब रिवर को कहते हैं अकसनी। ठीक है, आज की डेट में हम जिसे ब्यास रिवर कहते हैं उसे वेद में बाशा नाम से मेंशन है। ठीक है, वेद में क्या, वैदिक एरा में इनको ये नाम दिया जाता था। रावी वियर को वरुष्णी कहते थे, झेलम को वितस्ता कहते थे, काबुल को कुभा कहते थे, कुर्रम को कुरुमा कहते थे, गोमल को गोमती कहते थे, स्वात को सुवस्तु नदी कहते थे, गंडक को सदानीर कहते थे, सतलज को शतुर्दी कहते थे और घग्गर को दृष्टवती कहते थे। ठीक है, अब वैदिक लिटरेचर की बात करें तो वैदिक लिटरेचर किस प्रकार के लिटरेचर हैं? मेनली श्रुति लिटरेचर हैं। ठीक है, दो प्रकार के लिटरेचर होते हैं, एक जिनको श्रुति कहते हैं जो कि वेद को कहते हैं, और एक है स्मृति। ठीक है, ये जो उपनिषद वगैरह हो गए, उपनिषद क्या होते थे? मेनली वेदों का एक्सप्लेनेशन होते थे। वेद भाई बहुत संस्कृत में लिखे रहते थे, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता था, तो उसको ईजी से अंडरस्टैंड करने के लिए उपनिषदों की जो है उपनिषद लिखे गए थे। ठीक है, तो जो उपनिषद वाला पार्ट है वो स्मृति पे बेस्ड है, और श्रुति वैदिक लिटरेचर्स को कहते हैं। श्रुति क्यों कहते हैं वैदिक लिटरेचर्स को? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गर्जना हुई थी, आकाशवाणी हुई थी, और उस समय जिन मुनि ऋषियों ने सुना था भगवान को बोलते हुए, तो भगवान के द्वारा डायरेक्ट बोली गई जो ये जो वेद हैं ये भगवान के द्वारा डायरेक्ट दिया गया नॉलेज है। और लेटर ऑन जो सेज और ऋषि मुनि होते हैं ये इन्होंने सुना है इसको, और फ्यूचर जनरेशन में इसको पास किया है, और फिर ये वैदिक लिटरेचर्स लिखे गए हैं। तो मेनली किस पे आधारित है? आकाश से गर्जना हुई, ये लिटरेचर सुनने पे आधारित है। तो ऋषियों ने जो सुना वो वे उसने लिख दिया। ठीक है, अब वेद जो है वो एंशियंट मोस्ट लिटरेचर माने जाते हैं इंडिया में, इनफैक्ट वर्ल्ड में माने जाते हैं। ठीक है, 4 तरीके के वेदास होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से जो 3 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको वेदात्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है, हर वेद के 4 पार्ट होते हैं, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, इससे पहले भी हमने देखा था। तो संहिता और ब्राह्मण कौन सा पार्ट होता है? कर्मकांड वाला पार्ट है, वेदों का कर्मकांड वाला पार्ट, जिसमें हम मेनली देखेंगे कि यज्ञ वगैरह कैसे किया जाता है, बलि कैसे दी जाती है, ये सब चीज़ें वगैरह मेंशन है कर्मकांड में। ठीक है, और आरण्यक और उपनिषद में आरण्यक और उपनिषद ज्ञान कांड है, जिसमें वेदों का ज्ञान मेंशन है। तो वेदों में सबसे पुराना वेद ओल्डेस्ट, और ऋग्वेद के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है, मंडल 2 से 7 तक एंशियंट मोस्ट माना जाता है, और गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद की किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? तो 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसे किसने लिखा है? 3रे मंडल को विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक है,
जो गायत्री मंत्र है ये भगवान सूर्य को समर्पित मंत्र है। ठीक है, उसके बाद जो ऋग्वेद का 9th मंडल है इसमें कुल 114 मंत्र हैं और ये पूरे के पूरे 114 सोम देवता को समर्पित हैं। पूरे 114 मंत्र 9th मंडल में सोम देवता को समर्पित हैं। उसके बाद शूद्र वर्ण जो है ये पुरुष सूक्त के 10वें मंडल से हमको प्राप्त मिला है। ठीक है, ऋग्वेद के जो प्रीस्ट होते थे जो इसको गाते थे मेनली इनको होता कहते थे। ठीक है, और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है, ठीक है, हमने देखा हर वेद के 4 पार्ट्स होते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण को 2 ब्राह्मण हैं ऋग्वेद के, एक है ऐत्रेय, एक है कौशितकी। ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, याद रखेंगे। ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण के 2 पार्ट हैं, पहला है ऐत्रेय, दूसरा है कौशितकी। ठीक है, पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद के टोटल 21 ब्रांच हैं। तो ऋग्वेद के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि ये एंशिएंट मोस्ट है। ठीक है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 10,552 ऋचाएँ हैं और ऋग्वेद का मंडल नंबर 2 से 7 तक सबसे ज़्यादा प्राचीन माना जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। तीसरा मंडल किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है और लॉर्ड सन को समर्पित है गायत्री मंत्र। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 मंत्र हैं और ये सारे 114 मंत्र सोम देवता को समर्पित हैं। ठीक है, पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में शूद्र सप्त का वर्णन किया गया है। जो ऋग्वेद को प्रीस्ट होता था, जो ऋग्वेद को गाता पढ़ता था, उसको होता कहते थे। ऋग्वेद ब्राह्मण में ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, पहला ऐत्रेय, दूसरा कौशितकी। ठीक है, और पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 ब्रांचेस हैं। अब देखेंगे कि किस मंडल को किसने लिखा है। तो ऋग्वेद के फर्स्ट मंडल को मधुचंद्र ने लिखा है। ठीक है, मधुचंद्र, दीर्घात्मा एट्सेट्रा। सेकंड मंडल को किसने लिखा है? गृत्समद ने लिखा है। थर्ड मंडल को विश्वामित्र ने लिखा है। अभी हमने देखा गायत्री मंत्र वर्णित है थर्ड मंडल में। ठीक है, थर्ड मंडल को विश्वामित्र ने लिखा है। फोर्थ मंडल को वामदेव ने लिखा है। फिफ्थ मंडल को अत्रि ने लिखा है। सिक्स्थ मंडल को भरद्वाज ने लिखा है। सेवेंथ मंडल को वशिष्ठ ने लिखा है। एट्थ मंडल को कन्वा और अंगिराज ने लिखा है। नाइन्थ मंडल को अंगिराज और कश्यप ने लिखा है और 10th मंडल को विमदात्रित, इंद्राणी, साची, श्रद्धा एट्सेट्रा ने लिखा है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का संस्कृत में मतलब क्या होता है? यजुर्वेद का मतलब होता है विजडम ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूला। इस बात का क्या मतलब हुआ? बलि का ज्ञान, बलि किस प्रकार से दी जानी है। ठीक है, वो सब मेंशन है यजुर्वेद में। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 या 2 सेंचुरी बाद, सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स को कहते हैं। ठीक है, लगभग 1 या 2 सेंचुरी बाद यजुर्वेद को कंपाइल किया गया है। और इस यजुर्वेद में मेन मेंशन क्या है? तो प्रोज एंड वर्सेस, मतलब कि मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं जो कब बोले जाने हैं, जब बलि दी जानी है उस वक्त जो मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं वे मेन इस यंत्र में, इस वेद में मेंशन्ड है। ठीक है, किस प्रकार कौन सा यज्ञ किए जाना है, किस प्रकार किस हिसाब से रिचुअल किए जाने हैं, किस हिसाब से बलि दिया जाना है, उसके साथ साथ मंत्रों का भी वर्णन है। किसमें? यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में मेनली क्या है? प्रोसीजरल डिटेल्स, मतलब कि कौन सा यज्ञ किस प्रकार किया जाना है और कौन से मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण करते हुए यजुर्वेद में जो विधियां मेंशन है उसका प्रयोग करते हुए
यज्ञ वगैरह किया जाना या बलि दिया जाना, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें यजुर्वेद में। अब यजुर्वेद की जो संहिता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का भी अपना एक सेपरेट ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक अपनी संहिता है वजस नामी नाम से, ठीक है। उसके बाद जो शुक्ल यजुर्वेद है ये सिर्फ पोइटिक फॉर्म में है। पोइटिक मतलब कविता के फॉर्म में, जिसको अच्छे से आराम से गाया जा सके। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये पोइटिक और प्रोज दोनों फॉर्म में है। पोइटिक और प्रोज कहने का क्या मतलब हुआ? पोइटिक ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी कविताएं जिनको गाया जा सकता है। प्रोज सिर्फ ऐसे लिखित ज्ञान टाइप का, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यजुर्वेद की 2 संहिताएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और इस संहिता की अपनी खुद एक ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, और एक संहिता है वजसनामी नाम से, ठीक। अब शतपथ ब्राह्मण में वैदिक एज से संबंधित रिचुअल्स हो गए, हिस्ट्री हो गए, जो इनकी माइथोलॉजी कहानी हो गई यजुर्वेद से संबंधित, वो सब मेंशन है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में वैदिक रिचुअल्स भी मेंशन है। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में पुरुषमेध का भी वर्णन किया गया है। पुरुषमेध क्या होता है? ह्यूमंस की बलि, ठीक है। ह्यूमंस की बलि के साक्ष्य भी हमको किस वेद से मिले हैं? यजुर्वेद से, ठीक है। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में एक कहानी को मेंशन किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि जो विदेहा के किंग थे, विगेद मगध नाम के, ठीक है, ये अपने प्रीस्ट ऋषि गौतम के साथ एक पवित्र अग्नि लेते हुए ईस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और ये काम करते हुए वे अपने जो है कोशला और विदेहा का ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ करते हुए, ठीक है। ऐसी कुछ कहानी मेंशन है शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद सबसे छोटा वेद है शाम वेद, इसकी बात करते हैं। शाम वेद सबसे छोटा वेद है, और शाम वेद में मेनली हर प्रकार के गाने मेंशन्ड हैं, ठीक है, कि ह्यूमन की डेथ के वक्त कौन से गाना गाया जाना है, बर्थ के वक्त कौन सा गाना गाया जाना है। और ये जो शाम वेद है इसमें ज़्यादातर वर्सेस ऋग्वेद की ली गई हैं, ठीक है, ज़्यादातर वर्सेस ऋग्वेद की ली गई हैं। यहाँ तक कि सोचिए इसमें टोटल 1875 वर्सेस हैं, ठीक है, 1875 वर्सेस हैं, जिसमें से 99 या 75 ही सिर्फ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहने का क्या मतलब? केवल 75 या 99 वर्सेस ही ऐसे हैं जो ऋग्वेद के अलावा हैं, अदरवाइज सब कुछ उठा करके ऋग्वेद का ही रख दिया गया है, ठीक है। इसीलिए सामवेद को क्लोजली कनेक्टेड कहते हैं, ऋग्वेद से बहुत ज़्यादा मैच खा रहा है सामवेद। तो सामवेद खत्म हो गया। सामवेद के बाद हम अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे। तो अथर्ववेद के जो प्रीस्ट होते थे उनको ब्रह्मा नाम से जाना जाता था, और अथर्ववेद का एक ओनली ब्राह्मण है। वेदों को हमने देखा था ना 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद, ठीक है। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपाथा। अब अंग और मगध जैसे राज्यों की चर्चा भी अथर्ववेद में देखी गई है। इसके साथ साथ गंधारी और मुजत्सु स्टेट्स की भी जो है चर्चा देखी गई है, किसमें? अथर्ववेद में। ऐसा माना जाता है कि लेटर वैदिक एज में ये जो मगध और अंग स्टेट थे, ठीक है, ये आर्यों के मेन कल्चर का मेन केंद्र हुआ करते थे, ठीक है। क्यों मेन केंद्र होते थे? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन और फिलॉसफी को ग्रेट लेवल पे जो है इंटरटेन किया जाता था, ठीक है।
आयुर्वेद की चर्चा भी अथर्ववेद में करी गई है। उसके बाद आयुर्वेद अथर्ववेद का एक उपवेद माना जाता है। ठीक है, आयुर्वेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का उपवेद कह लें या उपांग कह लें। ठीक है, अथर्ववेद को तंत्र मंत्र जादू टोना का भी वेद माना गया है। ठीक है, तो इसमें सुपरस्टिशन के बारे में भी मेंशन किया गया है। उसके बाद जादू टोना वगैरह हो गया, बीमारी हो गई, किसको कौन सी बीमारी को किस प्रकार से दूर करना है, साथ मिलजुल करके कैसे रहना है, मैरिज हो गई, लॉयल्टी हो गई, लव पोइट्री हो गई, इन सब का भी वर्णन है अथर्ववेद में। ठीक है, हमने देखा गोपाथा एक अलोन ब्राह्मण है अथर्ववेद का। अब उपनिषदों की चर्चा करें तो उपनिषद सिर्फ एक रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है। ठीक है, उपनिषद में क्या मेनली बताया गया है? वेदों से संबंधित फिलॉसफी बताई गई है। वेदों से संबंधित हो, उसके बाद हो जो उपनिषद हो गया, वेद हो गए, उसके बाद ब्राह्मण्स हो गए, है ना, अरण्यक, उपनिषद, संहिता, इनसे संबंधित जो भी फिलॉसफी है, जैसे कि आत्मा की चर्चा की गई है। अब आम इंसान तो नहीं जान सकता ना कि क्या होती है आत्मा, क्या परमात्मा है। ठीक है, और जो फिलॉसॉफिकल बातें हैं तो उन सब बातों का वर्णन उपनिषद में किया गया है, ताकि ह्यूमन भी इजीली समझ सके क्या चीज़ें हैं, आत्मा वगैरह, परमात्मा वगैरह, मोक्ष वगैरह, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। उपनिषद में अपनी अलग ही फिलॉसफी, कई फिलॉसफी बताई गई हैं, लेकिन किसी भी फिलॉसफी को अपोज नहीं किया है, किसी भी रिलीजन के इंटरप्रिटेशन को अपोज नहीं किया गया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मोक्ष वगैरह हो गया, ये सब वेदों में यूज़ नहीं किया हुआ है, लेकिन इनका डिस्कशन उपनिषद में ज़रूर किया गया है ना। तो एक तरीके से क्या कर रहा है कि वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा है ना। वेद बहुत हार्ड होते हैं समझने में, क्योंकि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं पूर्ण रूप से, तो उसमें कई टिपिकल शब्दों की चर्चा उपनिषद में की गई है। ठीक है, तो मोक्ष वगैरह जैसे हो गया, ये सब उपनिषद में ही एक्सप्लेन किया गया है कि क्या होता है। उपनिषदों में बताया गया है कि जन्म और मृत्यु की साइकिल ही इंसान का, ह्यूमन सोल का एम नहीं होता है। ठीक है, तो उपनिषदों में बताया गया है कि इंसान का जो रियल एम होता है वो इस मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति पाना होता है। ठीक है, इंसान का जो कोर एम होता है वे आत्मा को प्राप्त करना होता है। ये सब कहाँ, ये सब फिलॉसफिकल बातें हैं, है ना, ये सब कहाँ लिखी हैं? तो उपनिषद में लिखी हैं। अब उपनिषद में भी एक उपनिषद है कठोपनिषद। इसको कठोपनिषद या कथा उपनिषद कहते हैं। क्यों कथा उपनिषद कहते हैं? क्योंकि इनमें कथाओं का वर्णन किया गया है। एक कथा है जैसे कि यम, ये लॉर्ड ऑफ डेथ होते हैं, और नचिकेत एक 12 साल का लड़का है। ठीक है, तो ये नचिकेत महाराज घर से 12 साल की उम्र में निकल गए थे ये जानने के लिए कि डेथ और उसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो ऐसी कथाओं का वर्णन कठोपनिषद में किया गया है। कठोपनिषद को कथा उपनिषद कहते हैं। उसी प्रकार एक मुंडोक उपनिषद है। ठीक है, सत्यमेव जयते जो भारत सरकार का एम्बलम है, उसके नीचे लिखा नहीं रहता सत्यमेव जयते, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से। और सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की सदैव जीत होती है। सत्यमेव जयते भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। उसके बाद दूसरा उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में भी एक कहानी मेंशन है। एक लड़का है, बाद में वो वैदिक सेज बन जाता है, यानी कि संत महात्मा बन जाता है। ठीक है, दूसरा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है
तमसोमा ज्योतिर्गमय। इसका मतलब होता है कि हे भगवान, हमें झूठ से सत्य की ओर ले चले और अंधेरे से उजाले की ओर ले चले। ठीक है, झूठ से सत्य की ओर नहीं, एक्चुअली इग्नोरेंस से सत्य की ओर। इग्नोरेंस से सत्य की ओर कहने का क्या मतलब हुआ भाई, कई लोग ये भूल जाते हैं कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, है ना। मृत्यु एक सर्वार्थ सत्य है ना। तो इंसान को उसको ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, है ना। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय का मतलब है कि हमें इग्नोरेंस से सत्य की ओर ले चले और अंधेरे से, जिस अंधेरे में हम पड़े हैं उसे निकाल करके हमें उजाले में ले चले, यानी कि हमें सत्य की प्राप्ति करवाएं। हे भगवान, हमें सत्य का ज्ञान हो, है ना। कहाँ मेंशन है? बृहदारण्यक उपनिषद में। अब पुराणों की चर्चा करें कि पुराण क्या है। तो पुराण भी हिंदुइज्म में एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। ठीक है, टोटल 18 पुराण हैं। पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा है मार्कंडेय पुराण, तीसरा है भागवत पुराण, चौथा है भविष्य पुराण, पांचवा है ब्राह्मण पुराण, छठवां है ब्रह्मा वैरावत पुराण, सातवां है ब्रह्म पुराण, आठवां है वामन पुराण, नौवां है वराह पुराण, दसवां है विष्णु पुराण, 11वां है वायु पुराण, 12वां है अग्नि पुराण, 13वां है नारद पुराण, 14वां है पद्म पुराण, 15वां है लिंग पुराण, 16वां है गरुड़ पुराण, 17वां है स्कंद पुराण, 18वां है कुर्मा पुराण। ठीक है, इन 18 पुराणों में से जो श्रीमद् भागवत पुराण है वह एक क्राउन जेल के रूप में माना गया है। क्राउन जेल कैसे, क्या कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि ताज नहीं होता, उस ताज में जो सबसे कीमती पत्थर लगा होता है ना, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता को अपने हिंदुइज्म वाले लिटरेचर में एक क्राउन के मेन पत्थर के रूप में माना गया है। ठीक है, अब ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ये महाभारत का एक पार्ट है ना। ये महाभारत में टोटल 8800 जो है श्लोक दिए हुए हैं, जबकि श्रीमद् भागवत में 700 वर्सेस दिए गए हैं। ठीक है, ये मेनली आपने सुना होगा कृष्ण जी उपदेश देते हैं, है ना। श्रीमद् भगवत गीता तो क्राउन जेल माना गया है, महाभारत का पार्ट है। ठीक है, आज की डेट में महाभारत में लगभग 1 लाख वर्सेस दिए गए हैं और ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास इनके रचयिता हैं। किसके? महाभारत के रचयिता कौन माने गए हैं? वेद व्यास। अब पुराणों की चर्चा करें तो पुराणों के 5 कैरेक्टर माने गए हैं। ठीक है, क्या कैरेक्टर हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर। सर्ग प्रतिसर्ग में तो बताया गया है कि किस सर्ग में बताया गया है मेनली कि किस तरह से नेचुरल क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, नेचुरल क्रिएशन कहने का क्या मतलब हुआ, किस तरीके से वर्ल्ड क्रिएट हुआ, कैसे जो है मानवता क्रिएट हुई। उसके बाद प्रतिसर्ग में क्या बताया गया है, किस तरीके से रेनोवेट कर रहा भगवान ने दुनिया को। उसके बाद वंश में बताया गया है, ऋषि महर्षि के वंशों के बारे में बताया गया है। मनवंतर में बताया गया है कि अलग अलग पीरियड में कई मनु पैदा हुए हैं, कई वंश आई, कई राजाओं ने राज किया। ठीक है, जैसे कि पंचजन का जो है डिस्क्राइब किया गया है, यदु, तुर्वासा, द्रुहया, अनु, पुरु, इन लोगों का ये क्या थी, ये ट्राइब्स थी मेनली। ठीक है, इन लोगों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद से संबंधित कुछ और फैक्ट्स का अध्ययन करें तो ऋग्वेद में एक युद्ध दास राग युद्ध से फेमस है। कौन सा युद्ध? ठीक है, दासराग्य। दासराग्य कहने का क्या मतलब हुआ, ऐसा युद्ध 10 राजा और दासास के बीच में हुआ था और विजयी कौन हुआ था? दास विजयी हुए थे।
दास नहीं, सुदास, सुदास। अब ऋग्वेद की कई हाइम्स किसने कंपोज करी हैं? कई विमेंस ने कंपोज करी हैं, जिनमें से इन विमेंस को ब्रह्मवादिनी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मवादिनी मेनली क्या होती थी? ऋग्वेद की कंपोजर्स होती थी ये ब्रह्मवादिनी। ठीक है, इनका नाम क्या है? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विश्वमारा, सिक्ता, नीवावारी और घोष। ठीक है, ये सब महिलाएं थीं। इनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंपोज किया था ऋग्वेद के कई सारे हाइम्स इन्होंने कंपोज किए थे। ठीक है, लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की वाइफ थी। अब ऋग्वैदिक सोसाइटी की चर्चा करें कि ऋग्वैदिक सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। तो पहले तो जान लें कि ये एक रूरल सभ्यता थी। ठीक है, गांव की सभ्यता थी। ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। उसके बाद ऋग्वेद में यव नाम का जो है वर्णन है। इसको यव मतलब क्या है? बारले होता है इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद में गोल्ड नेकलेस को निशाका कहा गया है, निष्क कहा गया है। नॉट इन ऋग्वेद एक्चुअली, ऋग्वेदिक सोसाइटी में गोल्ड नेकलेस को निष्क कहा गया है। जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे वे मेनली नेचर की पूजा किया करते थे। ठीक है, नेचर को ही भगवान एक तरीके से मानते थे और यज्ञ किया करते थे, यज्ञ। और ऋग्वेद में जो रिलीजन था ये पॉलीथीस्टिक था। पॉलीथीस्टिक, पॉली का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के जो है, पॉली मतलब कई होता है। ठीक है, तो कई गॉड्स की पूजा की जाती थी। मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था ईश्वर को, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, है ना। और ये मेनली आर्यंस नेचर की पूजा किया करते थे। इनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि नेचर में आत्मा का वास होता है, इसलिए ये नेचर की पूजा किया करते थे। और 3 ग्रुप में डिवाइड किया था इन्होंने गॉड को। ठीक है, पहला था गॉड ऑफ स्काई, है ना। गॉड ऑफ स्काई में किसकी पूजा करते थे? वरुण की, मित्र की, सूर्य की, विष्णु की, एट्सेट्रा। गॉड ऑफ स्काई मतलब कि जैसे कि बारिश वगैरह हो गया, या है ना, ये सब चीज़ें हो गई। गॉड ऑफ स्पेस, ठीक है, पहले तो नीचे से शुरू करते हैं। गॉड ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ थी अग्नि, बृहस्पति, सोम, ये गॉड थी अर्थ की। उसके बाद गॉड ऑफ स्काई वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु। गॉड ऑफ स्पेस माना गया है इंद्र को, रुद्र को, एट्सेट्रा। ठीक है, तो अग्नि से लेकर के आकाश, पृथ्वी से लेकर के आकाश, और उसके बाद स्पेस के भी अलग अलग गॉड्स थे इनके, इन्होंने क्लासिफाई कर रखे थे 3 ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद में जो भगवान इंद्र हैं उनका सबसे पावरफुल डेटी माना गया है, और इनको पुरंदर नाम से जानते हैं। पुरंदर का मतलब क्या होता है? ब्रेकर ऑफ ऑल फोर्ट्स या डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। ठीक है, दुर्ग को तोड़ने वाला, दुर्ग का नाश करने वाला। और ऋग्वेद में लगभग 250 हाइम्स सिर्फ इन्हीं को समर्पित हैं, इंद्र को। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल जो है इनको माना गया है, इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान के जो इंद्र भगवान के बाद जो दूसरे नंबर पे पावरफुल गॉड माना गया है वह अग्नि को माना गया है। और ऋग्वेद में इनसे अग्नि के लिए 200 हाइम्स का जो है वर्णन किया गया है। टर्की का एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है बोगास कोई नाम से। ठीक है, बोगास कोई, इसका वर्णन हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है इम्पॉर्टेंट देवता मेंशन है हमारी वैदिक जो एज में पूजा होती थी जिनकी, जैसे कि इंद्र हो गए, वरुण हो गए,
मित्र हो गए, नासात्य हो गए, नासात्य। इन देवता का वर्णन है किसमें? बुगास कोई में। अब हिंदू ट्रेडिशन की बात करें तो हिंदू ट्रेडिशन में 4 स्टेज माने गए हैं ह्यूमन लाइफ के। एक मिनट, हाँ, वो 4 स्टेज क्या हैं? एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, ऐसा माना जाता है जो सन्यास है ये वेदों में मेंशन नहीं था। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ मेंशन था। सन्यास भगवान बुद्ध जब अपना घर त्याग किए थे, ये कंसेप्ट तभी आया है। ठीक है, उसके बाद एंशियंट इंडियन सोसाइटी की जो फैमिली थी वे किन पार्ट्स में डिवाइडेड थी? वंश, गोत्र और कुल में डिवाइडेड थी। ठीक है, उसके बाद कुछ वर्ड हैं, उनका मीनिंग देख लें। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली वर्ड देख के उनका मीनिंग पूछ लिया जाता है। ठीक है, कोष का क्या मतलब है? कोष तो हम लोग आज की डेट में भी यूज़ करते हैं। खजाना हो गया, ट्रेजरी हो गई, तिजोरी हो गई, है ना, कोष। गोत्र, गोत्र का क्या मतलब है? ये सब ऋग्वेदिक टर्म्स हैं, कई बार एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कोष का मतलब ट्रेजरी हो गई। गोत्र का मतलब होता है काउ शेल्टर या फिर हर्ड ऑफ काउ। उसके बाद गॉड, गॉड कह रहे हैं, काउ को अघन्या कहा गया है ऋग्वेद में। अघन्या मतलब ना मारे जाने योग्य। गाय को देवता के समान माना गया है, बेहद पवित्र माना गया है, पूजनीय माना गया है। याद रखेंगे, जो वैदिक एज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, है ना। 1000 BC में तो आयरन का आविष्कार हो जाता है, तो जो लेटर वैदिक एज है आयरन का आविष्कार हो गया, तो अब हल बन गए। हल बन गए तो मिट्टी में हलाई होगी। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशियस मिट्टी है वो ऊपर आएगी, इससे खेती अच्छे लेवल पे होगी, अनाज अच्छे लेवल पे होगा। तो ये सोसाइटी यहाँ से तो डेवलप करने लगी। लेकिन ये जो पीरियड था, ठीक है, 1000 से 1500, 1500 से 1000 BC वाला, ठीक है, यहाँ पे जो मेन इकोनॉमी थी इनकी गाय से चलती थी, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसीलिए गायों का इतना इम्पोर्टेंट है। गायों को अघन्या की कहा गया। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करती थी गाय। ठीक है, वस्तुओं के लेन देन में जो है यूज़ किया जाता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गाय भाई दूध, दही, घी यही सब चलता था। ठीक है, इसीलिए गायों का इतना इम्पोर्टेंस था। मेन इकोनॉमी ही उनकी गायों से चलती थी। ठीक है, इसीलिए हम इसको रूरल सोसाइटी भी कहते हैं। इस टाइम पे हल का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो कोई बहुत ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर नहीं परफॉर्म किया जाता था। मेनली दूध, दही, घी इन्हीं सब चीज़ों का प्रचलन था। ठीक है, तो इसीलिए गायों को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है यहाँ पे। और ऋग्वेद के कुछ सूक्ता में तो गायों को एक भगवान का दर्जा दिया गया है। अच्छा, ऋग्वेदिक सोसाइटी में धर्म और रीति प्रचलित थी। धर्म क्या कहते नहीं है कि ये तुम्हारा धर्म होगा। ठीक है, मतलब कि ये कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, जो इंसान की कुछ लोगों के प्रति होती है। जैसे राजा का धर्म क्या होगा? प्रजा को खुश करना, प्रजा की देखभाल करना, प्रजा की रक्षा करना, है ना। तो ये धर्म हो गया। उसके बाद रीतियाँ क्या होती थी? रीति मतलब रीति रिवाज जो जनरली ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं अपने बड़ों को देख करके, जो नेक्स्ट जनरेशन हो गई, ठीक है, वो फॉलो करती हैं। जो कुछ प्रथाओं को फॉलो किया जाता है उनको रीति कहा गया है।
भगवान वरुण को रीति का देवता मानते थे, इसीलिए इनको रीतस्वगोपा कहा गया है। अच्छा, ऋग्वेदिक सोसाइटी में गवर्नेंस कैसे की जाती थी? ठीक है, तो राजाओं के माध्यम से। ठीक है, मेनली राजा हुआ करते थे, और ऐसा नहीं है, कई जगह चुनाव भी होते थे, लेकिन लोग राजाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। ठीक है, तो राजा का कर्तव्य होता था, अपनी प्रजा को देखता था। ठीक है। अच्छा, दो शब्द बहुत प्रचलित हैं, सभा और समिति। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है सभा और समिति में किस प्रकार के लोग बैठते थे। तो सभा जो होती थी वो एलाइट लोगों की होती थी। एलाइट लोग मतलब जानकार लोग, उच्च कुल के लोग यहाँ बैठते थे। समिति कॉमन पीपल होती थी। ठीक है, और ऐसा माना जाता है ये सभा और समिति के माध्यम से राजा पे नियंत्रण किया जाता था। ठीक है, कंट्रोल किया जाता था सभा और समिति के माध्यम से। भाई राजा जो गलत काम करता था उसको एलिट पीपल भी क्वेश्चन करते थे और कॉमन पीपल भी क्वेश्चन करते थे। ठीक है, तो राजा जिम्मेदार हुआ करता था। जैसे कि आज के डेट में पार्लियामेंट लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ना? उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, लोकसभा पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है ना? अब ये सब हमें पता कहाँ चलता है कि सभा और समिति का जो है वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद से, अथर्ववेद के अकॉर्डिंग ऋग्वेद में, अथर्ववेद के अकॉर्डिंग ऋग्वेद में क्रमशः 8 और 6 बार सभा और समिति का अध्ययन किया गया है। ठीक है, उसके बाद 8 और 6 बार तो वर्णन किया गया है, वो अलग ही बात है, लेकिन इसको 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति कहते हैं। प्रजापति की 2 पुत्रियाँ। ठीक है, कौन है? सभा और समिति। क्या काम था इनका? सभा और समिति का काम राजा पर नियंत्रण करना था। सभा कैसी बॉडी थी? इसमें एलीट वर्ग के लोग बैठते थे। समिति कैसी बॉडी थी? इसमें कॉमन लोग बैठते थे। ठीक है, ये बिल्कुल जैसे कि आज की डेट में राज्यसभा और ये लोकसभा टाइप है ना, कुछ ऐसे ही मेल खाता है। अब कुछ टर्म्स और उनके मतलब जान लेते हैं, एग्ज़ाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं। पुरोहित किनको कहते थे? पुरोहित, ठीक है, ये एडवाइज़र ऑफ किंग थे। एडवाइज़र ऑफ किंग, आज की डेट में जैसे प्रेसिडेंट है ना, पुरोहित और एडवाइज़र ऑफ किंग। पुरोहित को क्या कहते थे? एडवाइज़र ऑफ किंग होता था पुरोहित। ठीक है, उसके बाद हेड ऑफ द आर्मी कौन होता था? आज की डेट में कौन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हेड ऑफ द आर्मी आज की डेट में कौन है? सेनानी को कहते थे। ठीक है, हेड ऑफ द आर्मी सेनानी कहते थे। उसके बाद हेड ऑफ द विलेज ग्रामीण को कहते थे। उसके बाद वाइफ ऑफ किंग को क्या कहते थे? महिषी, महिषी। ठीक है, हेड ऑफ चैरियट आर्मी, यानी कि चैरियट किसको कहते हैं? भाई जिसमें घोड़ा लगा होता है और बग्घी से खींच रहा होता है ना, उसी को चैरियट कहते हैं। तो चैरियट का हेड कौन था? हेड ऑफ चैरियट आर्मी कौन था? सूत थे। ठीक है, उसके बाद ट्रेजरर संग्रहिता। संग्रहिता मतलब, संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक है, तो ट्रेजरर तिजोरी का मतलब पैसों का मेन जो है लेन रख रखाव कौन करता था? संग्रहिता करता था। टैक्स कलेक्टर को क्या कहते थे? भगदूध कहते थे। अकाउंटेंट को क्या कहते थे? अक्षवप कहते थे। मैसेंजर को पलागल कहते थे। ठीक है, पलागल ऐसे याद कर लें कि पगला जो होता है इधर उधर घूमता रहता है ना, तो बस मैसेंजर का भी वही काम था, पलागल। ठीक है, कीपर ऑफ किंग्स हाउस होल्ड, राजा के हाउस होल्ड की जो है रक्षा कौन करता था? तो शत करता था, शत। अब संस्कारों का अध्ययन कर लेते हैं। तो हिंदू रिलीजन में लगभग क्या 16 संस्कार माने गए हैं। 16 संस्कार माने गए हैं। ठीक है, 3 बिफोर बर्थ जो होते हैं, बिफोर बर्थ, 12 जो होते हैं जब हम जिंदगी जी रहे होते हैं तब परफॉर्म करते हैं,
और एक मृत्यु संस्कार, है ना, डेथ। इन संस्कारों में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट संस्कार माना गया है वो उपनयन संस्कार को माना गया है। ठीक है, उपनयन संस्कार आपने देखा होगा कि जो है वो जनेऊ जो धारण किया जाता है ना, वो उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार के अलावा शादी हो गई और जो डेथ के टाइम पे रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, ये संस्कार भी इम्पोर्टेंट है। अब जो 16 संस्कार हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जो गर्भधारण संस्कार है ना, गर्भधारण का मतलब ये होता है कंसेप्शन, मतलब गर्भधारण करना, ये भी एक संस्कार है। ठीक है, गर्भधारण। दूसरे नंबर का पुंसवाना, ठीक है, उस गर्भ का ध्यान रखना, उस फीटस, उस बच्चे का ध्यान रखना जो गर्भ में है। ठीक है, ये भी एक संस्कार माना गया है। तीसरा संस्कार क्या है? सीमंतोन्नयन, मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी जो खाने की इच्छा हो, जो क्रेविंग हो, क्रेविंग खाने की इच्छा कहते हैं ना, तो उसकी जो खाने की इच्छा वगैरह हो उसको सेटिस्फाई करना, पूर्ण करना, तो ये भी एक संस्कार माना गया है, सीमंतोन्नयन। ठीक है, उसके बाद जत कर्म, जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसको भी एक संस्कार माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नामकरण। देख, अब बच्चा हो गया, अब उसका नाम भी तो रखना होगा, नामकरण हो गया। ठीक है, निष्क्रमण, जैसे महाभिनिष्क्रमण, बुद्ध भगवान अपना घर त्याग दिए थे ना, उसको कहते हैं। उसी प्रकार निष्क्रमण क्या होगा? बच्चा घर से पहली बार जो बाहर जाता है उसको निष्क्रमण, स्कूल, है ना। सातवां क्या हो गया? अन्नप्राशन, पहली बार जब बच्चे को खाना खिलाया जाता है। ठीक है, अन्नप्राशन के बाद मुंडन भी तो कराया जाता है। उसके बाद कर्णवेधा, बच्चों का जो कंछेदन करवाया जाता है, ईयर पियर्सिंग करवाई जाती है ना। उसके बाद विद्यारंभ, पढ़ाया भी तो जाता है। विद्यारंभ। उपनयन वही जो जनेऊ पहनाया जाता है, जनेऊ पहनाने वाली सेरेमनी होती है। उपनयन के बाद वेदारंभ, ये आज की डेट में तो बंद ही हो गया है ना, ये भी एक संस्कार माना गया है, वेदों का अध्ययन कराना। केशांत, हेयर कट कराना। ठीक है, उसके बाद संवर्तना, अब पढ़ने के लिए बाहर गए हैं तो वापस तो भी आएंगे। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? संस्कार हो गया। संवर्तना, विवाह, पढ़ करके वापस आएंगे तो विवाह करेंगे, ये भी एक संस्कार है। विवाह के बाद बच्चे हो गए, वो रिपीट हो गए फिर से। उसके बाद अब क्या होगा? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब क्रिमेशन, मृत्यु, है ना, ये भी संस्कार है। तो इस तरीके से टोटल 16 संस्कार हो गए। अब इसके बाद कुछ एडिशनल फैक्ट्स जान लें। जो ईस्ट का किंग होता था उसको सम्राट कहते थे, वेस्ट का जो किंग होता था उसको स्वराट कहते थे, उत्तर का जो राजा होता था उसको विराट कहते थे, दक्षिण के राजा को भोज कहते थे, और जो सेंटर में होता था उसको राजा ही कहते थे। ठीक है,
बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है आर्कटिक होम इन द वेदास नाम की, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो आर्य थे वो नॉर्थ पोल से आए थे। इन्होंने नॉर्थ पोल को आर्यों का घर बताया है, ठीक है। ऑल्दो दिस थ्योरी ऑफ तिलक इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस को जो है एक्सेप्टेबल नहीं थी, उनके अकॉर्डिंग ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि वो नॉर्थ पोल से आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड चैप्टर का थ्योरी पार्ट कवर होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन, और इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए।